गुंजन दीक्षित। ब्लैक फंगस देश समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ फैल रहा है। भोपाल में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 245 से ज्यादा हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 700 से ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में तो ब्लैक फंगस महामारी भी घोषित करती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी शाम तक ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद लगातार ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। राजधानी सहित प्रदेश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भोपाल में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या 245 से ज्यादा हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 700 से ज्यादा है। ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इसकी भयावहता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कहा। इससे पहले तमिलनाडु, ओडिशा, असम, पंजाब ने म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित किया। राजस्थान पहले ही इसे महामारी के तहत अधिसूचित कर चुका है। प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आरक्षित 420 बेड पर 361 मरीज भर्ती हैं। खास बात यह है कि राजधानी के हमीदिया अस्पताल में ब्लैक फंगस के लिए 800 बेड आरक्षित किए गए हैं, लेकिन यहां 90 मरीज भर्ती हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। वहीं छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को एम्स में 4 केस सामने आए। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 102 से अधिक केस हैं। एम्स रायपुर में 78, अंबेडकर अस्पताल में 7 समेत बिलासपुर, दुर्ग व अन्य जिलों के अस्पतालों में भी भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग, औषधि प्रशासन विभाग ने फंगस की दवाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। दवा दुकानदारों को क्रय विक्रय का हिसाब रखना है। इन दवाओं के अचानक बड़े डिमांड से बाजार में किल्लत हो रही है। गंभीर कोरोना से रिकवरी के बाद मतलब स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन लेने से रोगी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस को लेकर हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही, 7.5% के आसपास संक्रमण की रफ्तार अब हुई है। और ब्लैक फंगस के फिलहाल कितने मरीज हैं और क्या स्थिति, बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। सर, ब्लैक फंगस की क्या स्थिति? कल तक 102 मरीजों की जानकारी थी और आज की अपडेट लेना है अभी। सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि ब्लैक फंगस को लेकर बाकी राज्यों ने उसे महामारी के तौर पर घोषित भी किया है। क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी स्थिति बन रही है? फाइल 3-4 दिन पहले ही चली गई थी। ऐसे 14 तारीख को ही ब्लैक फंगस के लिए प्रोटोकॉल भी जारी हो गया है। और ऐसी घोषणा के पहले हमें लॉ डिपार्टमेंट की सहमति और परामर्श भी लेना होता है, तो फाइल वहाँ भेजी गई है। वहाँ से जैसे ही फाइल आती है उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। नोटिफाइड डिसीज के रूप में इसे घोषित किया। नोटिफाइड डिसीज तो पर सहमति या सलाह, मार्गदर्शन, ये लॉ डिपार्टमेंट का पहले जरूरी समझा हमने। सर, इसमें 2 मेडिसिन जो होती है, एन्फोटेरिसिन बी और दूसरा पोसाकोनोजोल, ये दोनों मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और कितनी अवेलेबिलिटी है अभी सरकार के पास? इसके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने रखा था कि तत्काल हमको 12,000 वायल इसके चाहिए और 500 केवल आए थे, तो बहुत बड़ी कमी है। अपने तरफ से भी राज्य सरकार पहल कर रही है कि दवाई जहाँ से भी मिल सके उसको लेके हम मरीजों के लिए उपलब्ध कराएं, लेकिन दिक्कत जा रही है। अभी कितने ही होंगे सर इंजेक्शन हमारे पास? मैं संख्या तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा। 500 कुछ दिन पहले आए थे, कल डोज आया है, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। इसमें सर क्या होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसके मामले भी बढ़ रहे हैं। कल भिलाई में भी एक जानकारी आई कि एक रत्नानी महिला है 57 वर्ष की, उनकी भी डेथ हुई। रिपोर्टेड डेथ कितनी है अभी ब्लैक फंगस की शासन के हिसाब से? परसों तक 1 था, कल मीडिया के साथियों ने कहा कि 2 और डेथ हुई है, तो ये तस्दीक करके फिर बता सकेंगे। तो देखिए, ब्लैक फंगस की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि ब्लैक फंगस के निश्चित तौर पर जो इंजेक्शन की जो ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं के बराबर है। 12,000 की हमने मांग की है, केवल 500 हमें उपलब्ध हो पाए हैं। तो ब्लैक फंगस के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एमपी में इसे महामारी भी घोषित कर दिया है और छत्तीसगढ़ में आज शाम तक इसको महामारी घोषित किया जा सकता है। एमपी में केसेस देखें तो 537 से कई ज्यादा केस अब बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में ये जो संख्या है करीब 100 के पार है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है, कैसे इससे खुद को बचाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना से ही लोग अभी तक उबर नहीं पाए, दूसरी बीमारी ने दस्तक दे दी है और ये बीमारी जानलेवा भी
साबित हो सकती है। डॉक्टर सुदीप पाठक हैं हमारे साथ, ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे मैं आपका तारुफ कराऊंगी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई जी, ये बीमारी है क्या, कैसे लोगों में फैल रही है, क्योंकि ये नई बीमारी तो है नहीं, अचानक से ये इतनी ज्यादा क्यों बढ़ने लगी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, कोविड के जो पेशेंट्स रहते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे में खास तौर से वो पेशेंट जिसके अंदर इसके खराब इफेक्ट यानी नए बीमारी उत्पन्न होने की जो समस्याएं आ जाती हैं, जैसे जिन पेशेंट्स में शुगर ज़्यादा होता है उनको नॉर्मली भी हम बोलते हैं कि उनमें इन्फेक्शन होने की या घाव पकने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसे लोग जो कि कई लंबे समय तक स्टेरॉइड पे रहे, क्योंकि स्टेरॉइड भी बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देती है, वो मरीज, जो पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं उनको भी बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है ताकि ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर पाए। ये मरीज जो रहते हैं ये ज्यादातर इसके ऊपर रिस्क पे हैं। कोविड में पर्टिकुलरली इम्यूनिटी के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम एक जांच करा रहे हैं कोविड के टाइम पे सीरम फेरिटिन को बोला गया है कि ये फंगस के लिए एक तरह से भोजन का काम करती है। उसी तरह जो जिंक है, जिंक का ओवर यूज अभी रिसेंटली एक रिसर्च में सामने आया है कि इस फंगस को बढ़ाने का भी काम कर सकती है। ये कुछ फैक्टर्स तो हम अपनी तरफ से एनालाइज कर पाए हैं। इसके अलावा ये फंगस क्योंकि आम माहौल में रहती है जहां पे रेगुलर गंदगी हो, खासतौर से धूल मिट्टी वाला एरिया हो, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो कि इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। कई पेशेंटों की हैबिट बन गई है कि एक ही मास्क को कई दिन तक लगाकर पहन के घूमना, ना उसको साफ करते हैं ना उसको चेंज करते हैं, जिस वजह से लगातार, क्योंकि मुंह से बात करते वक्त अगर सलाइवा बाहर निकलता है वो मॉइस्चर क्रिएट करता है मास्क में और फंगस के लिए ग्रोइंग स्पॉट बन जाता है। ये फंगस उन पेशेंट में जिसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है उसमें तो असर नहीं कर पाता, पर कोविड के मरीज जिनमें इम्यूनिटी डाउन हो, अलग अलग रीजंस हो, उसमें अक्सर ये असरदार हो पाता है। तो ऐसे मरीज में ये इन्फेक्शन इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से लगातार चूक कर रहे हैं। अगर शुगर के मरीज लगातार अपनी शुगर कंट्रोल रखें, मास्क बदलते रहें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें तो इसको काफी अच्छे से रोका भी जा सकता है। यानी कि हाइजीन रखना इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें क्योंकि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर सुदीप, बहुत अच्छे से डॉक्टर ने हमें बताया। इसके साथ साथ इसके लक्षण के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में अभी नहीं जानते हैं, जो लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो इस बीमारी में हैं, वो तो इस बात को शायद समझ पाए, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा अभी पेशेंट्स नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये फैल रहा है। लक्षण क्या है, कैसे इसे समझे कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण है, कब जाकर अस्पताल मिले, डॉक्टर से कब बातचीत करें, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नमस्ते गुंजन। देखिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस हमेशा से हमारे साथ रहा है, बट इस कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, जैसे कि डॉक्टर ने बताया पहले कि बिकॉज इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और डायबिटीज के मरीज और स्टेरॉइड यूज से इट फाइंड्स ए वेरी हेल्दी ब्रीडिंग ग्राउंड इसको और पनपने के लिए। तो इसके यूजुअली लक्षण 3-4 अलग अलग हो सकते हैं। ये पर्टिकुलरली इन कोविड के मरीजों में जो हो रहा है, इसमें इनको सेरेब्रल सिम्टम्स आ रहे हैं बेसिकली। तो मैं सरल शब्दों में समझाऊं कि बेसिकली मरीज को अपने को ये ध्यान रखना है, इन द बैकड्रॉप यूजुअली मरीज डायबिटिक होते हैं जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज रहते हैं, जिनको ये कोविड की समस्या हुई है और जिनको स्टेरॉइड भी दिया गया है। यूजुअली 5 से 10 दिन बाद, जो कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है म्यूकोरमाइकोसिस का, जो पेशेंट है उसको ये कह सकता है कि उसको यहाँ चेहरे पे दर्द हो रहा है, आंखों पे दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कभी इसमें सुनपना हो सकता है, कभी कभी नाक को ब्लो करने में उसको खून आ सकता है, आंखों में कुछ धुंधलापन आ सकता है, लेटर स्टेजेस में जाके ब्लाइंडनेस हो सकती है, आंखों में जो बोलते हैं हम प्रोक्टोसिस, मतलब अपनी आंखों की पलके नीचे गिरना, वो हो सकता है। तो शुरुआती जो सिम्टम्स, लक्षण जो होते हैं इसके बेसिकली नेजल सिम्टम्स होते हैं कि नाक में और इसके नाक के चेहरे के आसपास दर्द होना और सुनपना जैसा होना,
आदमी को, मरीज को बुखार हो भी सकता है 50% ऑफ द टाइम, एट टाइम नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग उसकी इम्यूनिटी कैसी है। तो ये बेसिकली शुरुआती राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो बेसिकली कोविड के साथ एसोसिएटेड दिख रहा है, तो इस तरह से आते हैं। तो इसी के बैकड्रॉप जो मरीज रहता है, डायबिटिक मरीज जिसको कोविड हुआ है और हॉस्पिटल में भर्ती रहा है और जिसको स्टेरॉइड दिया गया है, तो ऐसे मरीजों को ज्यादा खासा ख्याल रखना चाहिए कि उनको अगर इस तरह के कोई भी लक्षण है तो इमीडिएटली वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करे एंड देन उसको कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं उसको आगे करके डायग्नोस करें और उससे इलाज दें। ठीक है डॉक्टर अभिजीत, ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, क्या सिर्फ पोस्ट कोविड इफेक्ट में ही इसको देखा जा रहा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना नहीं हुआ है, क्या उसको भी ये बीमारी हो सकती है? बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा है यहाँ पे। मैं कल का ही आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास यहाँ का एक पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट है नरसिंहपुर, वहां से एक मरीज आए थे मेरे पास जिन्होंने मुझे बताया कि उनके आंख में कई लक्षण आ रहे थे और नजर तो फिर भी ठीक थी, उनका सिर्फ आई का मूवमेंट खराब हुआ था और चेहरे पे एक तरफ थोड़ा सा दर्द था। जब उनसे मैंने कोविड की हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको कोविड आज तक नहीं हुआ है। फिर मैंने उनसे अलग तरह से पूछने की कोशिश की कि शरीर में कमजोरी या बुखार वगैरह कभी आया था क्या, तो उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 1 महीने 20 दिन से 1 महीने के पहले उनको बुखार आया था, पर उनकी रिपोर्ट जो है आरटीपीसीआर या रैपिड की उस वक्त जो उन्होंने कराई थी वो नेगेटिव आई थी। तो ऐसे भी लोग जिनको किसी भी प्रकार से फीवर आया हो पर आपकी आरटीपीसीआर या कोविड नेगेटिव रही हो, उनको भी हम सस्पिशियस कोविड मान के अगर उनको लक्षण हो तो उनको भी ध्यान अलग से देने की जरूरत है। तो ऐसे मरीज आज की तारीख में कई घूम रहे हैं जिसको रिपोर्ट्स के ऊपर ट्रस्ट 100% था, पर रिपोर्ट की पॉजिटिविटी रेट जो है 70% ही है। यानी 30% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको रिपोर्ट नेगेटिव है पर कोविड रहा हो और कहीं ना कहीं वही रिपोर्ट को मान के या तो वो घर में रह गए हो या फिर अपने आप को होम आइसोलेट सिर्फ कर लिया हो। तो उन मरीजों में भी ये अक्सर देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है डॉक्टर सुदीप, जैसे कोरोना महामारी है, अब एमपी में भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। अब कोरोना का जो वायरस है वो एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, क्या ब्लैक फंगस भी इसी तरीके की बीमारी है? क्या एक से दूसरे व्यक्ति में ही पहुंच सकती है या सिर्फ ये इम्यूनिटी पर ही आधारित है? नहीं गुंजन, ये म्यूकर का जो फंगस है ये एक से दूसरे व्यक्ति में जैसे ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जो एरोसॉल ट्रांसमिशन कोविड का होता है उसका इसमें नहीं होता है। वो आपके कोविड का होता है, इसका नहीं होता है। ये जो है बेसिकली स्पेसिफिकली इसका बैकड्रॉप बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे डॉक्टर अजीत ने बताया, कोई भी व्यक्ति की किसी भी कारण से कमजोर इम्यूनिटी होना किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे कि उन्होंने जिक्र कर रहे थे कि जैसे किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोगों को फिर कुछ दवाइयां दी जाती हैं कि जिससे थोड़ा सा कभी कभी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। तो ये मरीजों को भी वी आर प्रोन। कोई भी मरीज जिसको डायबिटीज है एंड दैट टू पर्टिकुलरली वेरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, पर्टिकुलरली जिनको डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऐसे मरीजों को भी म्यूकोरमाइकोसिस होता रहा है पहले, बट उसके इंसिडेंसेस बहुत कम थे। आज की तारीख में इसके इंसिडेंस इतने ज्यादा इसलिए देखने को मिल रहे हैं कि आपने देखा है कि पिछले 1 से 2 महीने में आपको इतने कोविड के मरीज मिले हैं जितने आपको पिछले शुरुआत के 6 से 8 महीने में मिले। तो आपने देखा कि नंबर इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं एंड सारों का बैकड्रॉप वही है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, बहुतों को डायबिटीज है, नहीं तो अपन ने स्टेरॉइड दिया है तो डायबिटीज फ्लेयर अप हो गई है और अनकंट्रोल डायबिटीज के साथ कीटोएसिडोसिस है एंड ये प्रेसिपिटेट किया है इस प्रॉब्लम को, कोई समस्या। ठीक है डॉक्टर अभिजीत, अगर देखें तो अब व्हाइट फंगस भी सुनाई में दे रहा है कि व्हाइट फंगस भी अब लोगों में हो रहा है और धीरे धीरे इसके भी पेशेंट सामने आ रहे हैं। व्हाइट फंगस क्या है और ब्लैक फंगस से किस तरीके से अलग है?
ट्रीटमेंट बेसिकली वाइट फंगस के कुछ डिजीज अभी बिहार के आसपास हम देख रहे थे कि वहां पे पाए गए थे। ये वाइट फंगस जो है ये बहुत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये नॉर्मली ब्लैक फंगस से कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू ब्लैक फंगस। दरअसल ये फंगस जो रहता है यदि आपके नाक में या आंख में या फिर ब्रेन में जाता है, ये अक्सर बेसिकली ब्लैक फंगस ब्लैक कलर का होता नहीं है। ये आपके जब बॉडी में डिस्कलरेशन चालू करता है, यानी जब टिश्यू को खाना चालू कर देता है, सड़ाना चालू कर देता है, तब वो ब्लैक रंग के हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम ब्लैक फंगस पड़ा। और ये जो व्हाइट फंगस है ये इसी फंगस का एक तरह से दूसरा रूप आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लंग्स में जाके इन्वॉल्व कर देता है, आपके पेट वगैरह में। ये मतलब बॉडी के आप समझ लीजिए मुंह से निचले वाले हिस्से में अगर चला जाए, अगर सांस की नली के द्वारा जाएगा तो लंग्स में इन्वॉल्व करेगा, अगर खाने की नली के द्वारा जाएगा तो पेट को इन्वॉल्व करेगा। इसके अलावा स्किन वगैरह में भी आपका इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। तो व्हाइट फंगस मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी ज्यादा कोई बड़ी चीज है, क्योंकि इस दौरान पे एक और फंगस डिजीज कहीं देखने मिल गई तो शायद उसका लोगों ने ज्यादा सीरियसली ले लिया। पर मेनली अभी हमें चिंता ब्लैक फंगस की तरफ ही करना चाहिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट जो अभी आपने पिछले सवाल में पाठक सर के सामने भी रखा था, वो है कि महामारी का जो स्टेटस हमने अभी ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की बीमारी को दे दिया है। तो आपके दर्शकों को मैं ये भी नॉलेज शेयर करना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि महामारी का दर्जा दे दिया तो ऐसा क्या बड़ा सरकार ने राहत का काम कर दिया। बेसिकली जब एक डिजीज महामारी का स्टेटस पाती है तो वो एक नोटिफाइबल डिजीज बन जाती है। नोटिफाइबल डिजीज होने का मतलब कि प्रदेश में कहीं पे भी इस बीमारी का कोई भी केस आएगा तो वो उस जिला के सीएमएचओ को बताया जाएगा, चाहे उसकी डेथ होएगी या उसका इलाज होएगा, तो उसके बारे में पूरे रिकॉर्ड्स और नोटिफिकेशन रखना अब जरूरी हो जाएगा। तो ये मेनली ब्लैक फंगस पे ही फिलहाल अभी कंसंट्रेट करने का वक्त है। ठीक है डॉक्टर, जैसे कि कई बार हो पाता है कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी जांच करा लें या डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे या कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है, क्या इसमें टेस्ट कराने होते हैं ब्लैक फंगस जिससे पता चल सके? क्या ब्लड टेस्ट से ब्लैक फंगस पता चल सकता है या कोई और टेस्ट? गुंजन देखिए, बिकॉज ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, नॉर्मली अगर अपन समझे ये कैसे फैलता है, जो अपन ने अभी डिस्कस किया है कि वो किस बैकड्रॉप में होता है, उसके बाद नॉर्मली ये अपने नाक के जरिए और हमारे जो साइनसेस है इसके जरिए ये अपने आंखों में और आंखों के बाद ऊपर के साइनसेस में और फिर उसके बाद वो ब्रेन में जाता है। बेसिकली ब्लैक फंगस इसलिए समस्या ज्यादा है कि ये बहुत ही इन्वेजिव फंगस होता है, इसके आसपास जितनी चीजें आती है ये इसको खाते हुए ऊपर बढ़ता है। तो दैट इज व्हाई इट इज समथिंग सो अलार्मिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये शुरुआत में ये नाकों के जरिए बढ़ जाता है, नाक से इनहेलेशन से जाता है और फिर उसके बाद ऊपर जाता है। और दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड रफली अराउंड 5 से 7-8 दिन 10 दिन तक रहता है। तो हमें अगर सेटिंग मालूम है कि कौन से मरीज है जो अपन डिस्कस किया पहले, इन सब को हमें नेजल एंडोस्कोपी मतलब नाक के जरिए एक दूरबीन की जांच करते हैं जो कि हमारे ईएनटी सर्जन लोग करते हैं। तो ऑन ए रूटीन बेसिस एटलीस्ट जो लोग एट रिस्क हैं, जैसे कि कोई भी कोविड का मरीज है जो बहुत दिन तक आईसीयू में भी रहा है, उसके ब्लड के कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल काउंट कम रहा है, डायबिटीज रही है, अनकंट्रोल रही है, तो उसको बाई 7 दिन से 14 दिन के बीच में एक बार अगर अस्पताल में है तो नेजल एंडोस्कोपी नाक के जरिए दूरबीन की जांच, और या तो अगर वो छुट्टी हो गई है तो उसको बुला के आउट पेशेंट में ओपीडी में ये वाली जांच कराए, और या तो फिर अगर उसने घर पे ही इलाज लिया है, घर पे भी आजकल लोगों को कोविड के लिए दवाई दी है, एंटीवायरल भी दिया है, स्टेरॉइड भी दिया है, और जिसको अगर डायबिटीज रही है तो ऐसे लोगों को एज ए प्रिकॉशनरी ऑन ए रूटीन बेसिस, तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स में ऐसा उन्होंने किया है कि आप उनको कॉल करके नेजल एंडोस्कोपी नाक के जरिए दूरबीन की जांच के लिए बुला के उसको करते हैं, और शुरुआत में ही इसके जो कण बनते हैं ब्लैक कलर के वो दिख जाते हैं। अगर आप इसको शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी है इसको इलाज करने की, जो कि अपन सर्जरी और दवाई के जरिए करते हैं। अगर ये वहां से मिस होके जैसे ऑर्बिट में, आंखों में या उसका ब्रेन में जाता है तो फिर ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ लाइलाज है। तभी बोलते हैं इसका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेड मरने की मारने की क्षमता है, जो मॉर्टेलिटी रेट है 40% है, तो इसको अपन बहुत हद तक कंटेन कर सकते हैं नाक की एंडोस्कोपी करके। तो ये बहुत सारे प्रदेशों में
इसको करने का उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी करी गई है। ठीक है डॉक्टर अभिजीत, कहा यह जा रहा है कि स्टेरॉइड की ज़्यादा मात्रा जिन पेशेंट्स को दे दी जाती है उनके साथ ये दिक्कत हो रही है। हमने पिछले वक्त में देखा कोरोना की जो दूसरी लहर रही, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी लोगों को हुई है, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पर भी आए हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उन्होंने ली है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स भी हो सकते हैं जिनको ब्लैक फंगस की सिम्टम्स नज़र आने लगे? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? मैडम, इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपने जैसे बोला वेंटिलेटर से ये होने की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि वेंटिलेटर में एक फिल्टर लगा रहता है जिसके थ्रू, एक छोटा हेपा फिल्टर लगा रहता है जिसके थ्रू अक्सर एयर फिल्टर होके आती है, तो हवा के द्वारा काफी सारी चीजें कट हो जाती हैं। हाँ, लेकिन जो नाक की जो नली रहती है, जो उसका सिस्टम रहता है जो आपकी नाक में फिट होता है, चाहे बैकपैप हो चाहे ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स हो, उसमें जरूर ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर के थ्रू बैठ जाता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि ये ट्यूबिंग्स या तो रीस्टेराइल करी जाती हैं या हर मरीज के साथ में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक कम कारण मानता हूँ। दूसरा चीज है कि जो ऑक्सीजन आपने अगर सिस्टम देखा हो किसी हॉस्पिटल में लगा हुआ, तो उसमें एक पानी भरा हुआ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जाता है। कभी कभार अगर उसमें डिस्टिल वाटर की जगह अगर नॉर्मल पानी रखा जाए तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस हो जाती हैं, या फिर ये पानी बराबर चेंज नहीं किया जाए तो भी उसमें ये फंगस की ग्रोथ की चांसेस हो सकती हैं। पर ये सब इन्फेक्शन तब हमको ज्यादा चौंकाने वाले लगते हैं, ये सब कारण हमें तब ज्यादा चौंकाते जब अस्पताल में रहते रहते अगर किसी पेशेंट को ये फंगस डेवलप हो गया है। हमारे मरीज अक्सर अस्पताल से छूटने के 10-15 दिन बाद कहीं ना कहीं ये फंगस को लेकर के आते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से ज्यादा आ रहा है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था मास्क के बारे में। इसके अलावा ये जो स्टेरॉइड वाला पॉइंट है, ये एक और बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। स्टेरॉइड एक ऐसी चीज है जो कि जिसने सही मायने में कोविड के बहुत सारे मरीजों की जान बचाई है। लेकिन हाँ, कई बार जैसे हमारे देश में व्हाट्सएप वाले ट्रीटमेंट जो आजकल चल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर का पर्चा जो है वो दूसरे पेशेंट को फॉरवर्ड कर दिया और उसने बिना ये सोचे समझे कि कौन सी दवाई किस चीज की है, क्योंकि नॉर्मली लोग में तो इस चीज का ज्ञान रहता नहीं है या ट्रेड नेम से कई बार पहचान नहीं पाते हैं, और लेना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मिसयूज तो हुआ है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड हम भी जो यूज करते हैं उसको बेसिकली 2 धारी तलवार कहते हैं, कि वो बेसिकली जैसे आपका घर का चाकू रहता है, वो उससे हाथ भी कट सकता है तो सब्जियां भी कट सकती है। तो स्टेरॉइड इफ यूज्ड वाइसली, अगर प्रॉपरली यूज करा जाए तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट अगर बेहिचक कोई भी कैसे भी इस्तेमाल करने लग जाएगा तो ही फिर उसके नुकसान देखने मिलते हैं। तीसरी चीज कि ये पेशेंट इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो खान पान की जो उनके परहेज शुगर में अक्सर ले रहे हैं उसको छोड़ के जो भी उपलब्ध है और जो ज्यादा अच्छी से अच्छी चीज वो खा सकते हैं वो खा ले रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं अपने शुगर का वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या पहले जो एक्सरसाइज करते थे वो वीकनेस के कारण और कोविड में रेस्ट के एडवाइस के कारण एक्सरसाइज भी बंद हो जा रही है। तो हर एक मरीज को अपना शुगर मॉनिटर करना है। स्टेरॉइड अगर लेना है तो डॉक्टर से पूछकर ही लेना है। वो अपने आप ही आपको इस तरह से जल्दी उसको बंद करेंगे कि जब तक जरूरत है तभी तक लें, उसके बाद वो इफेक्टिव डोज से कम कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर सुदीप, ब्लैक फंगस हमारे शरीर के कौन से अंग पर सबसे ज़्यादा असर डालता है? क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, आंख उनकी खुल तो जा रही है ऑपरेशन के माध्यम से, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, आंखों की रोशनी जा चुकी है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अंग हैं शरीर के जिन्हें ये ब्लैक फंगस प्रभावित कर सकता है? गुंजन, देखिए, जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकर है, ये मूलतः 4 अलग अलग बेसिक अंगों में इसके इन्फेक्शन जाते हैं। एक जो अपन कॉमनली कोविड में देख रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। बाकी जो 3 अलग अलग डॉक्टर, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसी सवाल के साथ ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, कैसे ये आपके शरीर में हो सकता है और किस वक्त में जाकर आपको डॉक्टर से मिलना है, इसी तरीके के तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट बने हुए हैं, डॉक्टर अभिजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत, जो सवाल मैंने डॉक्टर सुदीप जी से पूछा था उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। कैसे
कौन से ऐसे अंग हैं जिन पर ये सबसे ज्यादा असर डालता है? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है आंखों पर सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। आंखों के अलावा क्या ब्रेन पर, किडनी पर, या ऐसा कोई बॉडी का पार्ट जिस पर सबसे ज्यादा असर ब्लैक फंगस का हो रहा है? मैम फिलहाल जो ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा फैला हुआ है वो नाक में तो असर डाल रहा है, और कहीं डाले चाहे ना डाले। नाक में अक्सर देखा जाए तो जो हमारा नाक का पैसेज होता है वहां पे झांक के देखा जाए तो कई बार ब्लैक टेंडेंसी हमको दिख जाती है, ब्लैक को जमा हुआ दिख जाता है। उसके बाद नाक के आसपास के यहाँ पे जो गड्ढे रहते हैं अंदर की तरफ, उसमें ये इन्वॉल्वमेंट भी दिखा देता है। जब ये नाक की हड्डियों को गला देता है तब फिर इसका पहुंचना कॉमनली आंख में ज्यादा होता है, कई बार डायरेक्टली ब्रेन में भी जा सकता है। तो नाक और आंख ज्यादातर कॉमनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब ये न्यूरो के मतलब ब्रेन तक पहुंच जाता है तब न्यूरोलॉजिस्ट का रोल आता है, और तब कहीं ना कहीं ये भी मान लिया जाता है कि हम इसमें लेट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जिन डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए वो नाक कान के गले के या फिर जो आंख के डॉक्टर रहते हैं उनको सबसे पहले आपको कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि स्किन पर फंगल इन्फेक्शन टाइप की चीजें हो जाती हैं। कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं, लेकिन वो नॉर्मल स्किन डॉक्टर को दिखाते हैं और दवा डॉक्टर देता है और वो ठीक हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन से या बाकी के जो इन्फेक्शन होते हैं इस तरीके के, उससे ब्लैक फंगस किस तरीके से अलग है? मेरे से सवाल है या पाठक साहब से? आप ही से सवाल है डॉक्टर अभिजीत। हेलो जी, स्किन में जब ये इन्वॉल्वमेंट दिखाता है तो नॉर्मली जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो अक्सर मॉइस्चर की वजह से देखा जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे स्किन फोल्ड्स बनते हैं, जैसे आर्मपिट्स हो गए हमारे, कांख जिसको बोलते हैं, या फिर जो उंगलियों के बीच की जगह रहती है, ये अक्सर इधर पे ज्यादा आता है। पैरों में अगर पैर आपके लगातार गीले रह रहे हैं, कोई खराब सॉक्स पहन रहा है, पानी में गीले सॉक्स भी पहन रहा है, तो उनको फंगस इन्फेक्शन इस तरह के कॉमन एरिया में होते हैं, जेनिटल एरियाज में हो सकते हैं। पर ये जो ब्लैक फंगस है वो जब होता है तो अपने आप ही स्किन को इस तरह से वो डैमेज करता है कि वहां का डिस्कलरेशन ब्लैक हो जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल फंगस इन्फेक्शन है वो मोस्टली वहां पे व्हाइट आपको टेंडेंसी दिखेगी और इचिंग के साथ में प्रेजेंट होएगा। तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। फिलहाल ये जो ब्लैक फंगस है वो स्किन में बहुत ज्यादा कम इन्फेक्शन कर रहा है, बहुत रेयरली। अगर वो नाक के थ्रू होता हुआ कहीं और फैल गया तो बात अलग है। हाँ, स्किन इन एरिया के ऊपर की, जैसे नाक के ऊपर की स्किन, आंख के बाहर की स्किन इन्वॉल्व तब होती है जब ये फंगस अंदर से खाता हुआ अब बाहर की तरफ मौजूद होने लग जाता है। तो स्किन इन्फेक्शन का फिलहाल उतना ज्यादा चिंता नहीं है। फिलहाल नाक, आंख और ब्रेन में ज्यादा ये संक्रमण ला सकता है, या फिर वहीं के वहीं पास में दांतों या जबड़ों में भी। ठीक है डॉक्टर, कोविड का कोई पेशेंट है, कोरोना की बीमारी से वो जूझ रहा है, कोरोना होने के साथ साथ क्या उसे साथ में ही ब्लैक फंगस भी हो सकता है? और अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो उसका इलाज फिर किस तरीके से होगा? क्योंकि कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, आप लोगों के बीच ना जाएं, और ऐसे में ब्लैक फंगस ऐसी बीमारी है जो जल्दी ही फैलती है और सीधे आपके शरीर के अंगों पर असर डालती है। देखिए, इसमें बेसिकली अगर ये देखा जाए कि कोरोना के रहते रहते उन्हीं मरीज को होता है जिनका हॉस्पिटल स्टे बहुत ज्यादा लंबा है। वो शुरुआत में कोविड नेगेटिव तो हो गए हैं, बट किसी ना किसी जो सेकंड पैथोलॉजी है, जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है या और बॉडी में वीकनेस ज्यादा है, उस वजह से लॉन्ग टर्म वहां पे मेंटेन इनको करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को कोरोना के रहते रहते भी या भर्ती रहते रहते भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इनको ज्यादा चिंता इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वहां पैसे ही इनको प्राइमरी केयर मिल रही है। और अगर कोई लंबा बेड भर्ती है तो इसका मतलब ज्यादातर चांसेस है कि वो आईसीयू में ही रहता है, जहां पे सबसे ज्यादा अलर्ट स्टाफ मौजूद रहता है। अगर ये हॉस्पिटल में रहता है तो वैसे भी ये ब्लैक फंगस के लिए जो इलाज दिया जाता है वो इंट्रावेनस दवाइयों के द्वारा दिया जाता है, जो कि भर्ती रह के ही दी जाती है। तो इलाज उनका तुरंत वही हॉस्पिटल में चालू हो सकता है। और डॉक्टर्स की भी इसलिए टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अब हम लोग को हैबिट हो चुकी है कि कोविड मरीज के बीच में देख करके उनको जाके इलाज देना
या जांच करना। हमारे जो रेगुलर ओपीडी में भी आ रहे हैं मरीज, हम सबको मान के चलते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव हैं, तो हमें अपने प्रोटोकॉल्स उसी हिसाब से मेंटेन रखने की अब तो हैबिट हो गई है। तो एडमिटेड मरीज के लिए तो बिल्कुल और ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहीं के वहीं उनको प्राइमरी केयर तुरंत के तुरंत मिल सकता है, उसमें कोई भी डिले की संभावना काफी कम हो जाती है। ठीक है डॉक्टर सुदीप, अब इसके बचाव के बारे में अगर बात करें, कैसे इस फंगस इन्फेक्शन से, ब्लैक फंगस से खुद को बचाया जा सकता है, किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, पोस्ट कोविड इफेक्ट में भी, यानी कि कोरोना से जो ठीक हुआ मरीज है उसको भी और आम जनता को भी? देखिए गुंजन, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि हमें किसी भी प्रकार से कोविड ना होए। उसके लिए वैक्सीनेशन रहे, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग रहे, सारे जो प्रोसेस हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसे हमें आगे बहुत समय तक अच्छे से फॉलो करना है, पहली बात। सेकेंडली, दूसरी बात है म्यूकोरमाइकोसिस के प्रिवेंशन के लिए अगर आप बात करें पर्टिकुलरली, तो पहली बात यह है कि जो भी व्यक्ति है जो कि डायबिटीज़ है, कोई दवाई ले रहा है डायबिटीज़ की, और उसको अगर कोविड होता है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, और ही हैज़ टू मेक श्योर कि उसकी डायबिटीज़ जो है वो अच्छे से नियंत्रण में रहना चाहिए। उसका ब्लड शुगर लेवल कभी भी 150, 170 से ज़्यादा नहीं जाना। चीजों की बात करें, कमजोर इम्यूनिटी बोले या स्टेरॉइड बोले, हमने पर्सनली ये देखा है कि जिस व्यक्ति को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रही है उसमें ये इसकी होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज हम लोग स्टेरॉइड तो बहुत सालों से दे रहे हैं। आज कोई नया चीज नहीं है कि जो हमने आज नए दिन चालू किया है। तो डायबिटीज का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, ऐसे मरीज अपने डॉक्टर से और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहें, क्योंकि क्या होता है कि देखिए 80% मरीज आज भी होम क्वारंटाइन है और वो टेली कंसल्टेशन के भरोसे उनका इलाज चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो दे हैव टू गेट देयर मेडिसिन प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड बाय डायबिटोलॉजिस्ट। सेकेंडली, जो हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, आई थिंक हम अगर पूरे बड़े उसमें बात करें तो एक प्रोटोकॉल शुड बी सेट बाय, चाहे एम्स बोलो, चाहे ICMR बोलो, या चाहे कोई भी चीज बोलो, जो एक बॉडी है हमारे गवर्नमेंट की, कि क्या क्या चीजें हम लोग हर रोज नई नई दवाइयाँ, नई नई चीजें आ रही है, हम लोग दे रहे हैं। तो कोई भी चीज का बहुत एक्सेस लेवल यूज या मिसयूज ना होए, तो उस चीज के लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी, ऑल हेल्थ केयर वर्कर एंड हॉस्पिटल, वो होना चाहिए। और लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका सोर्स होता है, चाहे वो पानी का सर्कुलेशन है, जैसे बोला कि अगर पानी यूज कर लिया है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट आप देखेंगे जो हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत कम पेशेंट है वेंटिलेटर पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पे रहते हैं, HFNC पे रहते हैं या ऑक्सीजन पे रहते हैं। तो वो पानी जो यूज कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस जैसे डॉक्टर अभिजीत ने पहले बोला है कि मास्क हम लोग इतना यूज कर रहे हैं, प्रॉब्ली हम लोग बहुत लंबे समय तक मास्क यूज करते रहते हैं, तो उसको हमें 3, 4, 5 दिन बाद या तो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या वॉशेबल है तो वॉश करके यूज करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे हाइजीन यूज करना चाहिए। एंड वन लास्ट थिंग इज देयर कि बहुत सारे मरीज जैसे जो घर पे आते हैं या वहाँ पे हॉस्पिटल भी रहते हैं, इन लोगों को स्टीम इनहेलेशन दिया जाता है। तो हम जो वो स्टीम में जो भी पानी यूज कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि वो पानी भी खराब पानी कहीं से ना लिया गया हो उसको यूज करने में, बिकॉज वो पानी इज ऑल्सो इज अनदर मेजर सोर्स फॉर दिस म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका बेसिकली, कोई भी व्यक्ति कोविड विद वीक इम्यूनिटी, ब्लड शुगर उसका ठीक रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन रहे, सफाई रखे, एंड बाकी जो चीजों का ध्यान रखे। ठीक है, बहुत अच्छे से डॉक्टर आपने समझाया। डॉक्टर अभिजीत, आमतौर पर कोविड के बाद ही इस तरीके के सिम्टम्स लोगों में नजर आ रहे हैं, ब्लैक फंगस का वो शिकार हो रहे हैं। करीब कितने दिन का इसका साइकिल है और कितने दिन तक लोगों को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है? अब जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे लोगों के अंदर जागरूकता भी आएगी, लोग इस बात को समझेंगे कि अगर हम कोरोना से ठीक हो गए हैं तो अभी हमें एक ख्याल और रखना है कि हम ब्लैक फंगस का शिकार ना हो जाएं। तो कितने दिन में इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं और कितने दिन तक अगर नहीं दिखते हैं मतलब आप सेफ है?
कॉमनली इसके जो लक्षण चालू हो रहे हैं वो डिस्चार्ज के 10-15 दिन बाद से ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका 1.5 महीने का समय हॉस्पिटल के से छुट्टी होने के बाद का बीत चुका है, तब तक तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि आप काफी हद तक सेफ हो गए हैं। बट अगेन इसमें एक मेजर इशू ये है कि उस वक्त भी आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। तो अगर ये 20 दिन से मतलब 10-15 दिन से लेकर के 1.5 महीने का पीरियड ये जो आपका अगर ठीक ठाक बीत गया है छुट्टी होने के बाद अस्पताल से, तो मुझे लगता है कि आप काफी हद तक सेफ हैं। रही बात बीमारी के ड्यूरेशन और उसका कितना लंबा इलाज चलता है, ये बीमारी का जो इलाज है मिनिमम 20 या 21 दिन से लेकर के आगे उससे लंबा भी डिपेंड अपॉन दी कंडीशन, कितना इन्वॉल्व कर चुका है, कहां तक ये फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि ये आपका हॉस्पिटल स्टे कितना होने वाला है। क्या आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है? अगर है तो क्या सिर्फ नाक के लेवल पे, आंख के लेवल पे या ब्रेन के लेवल पे? उसमें भी सिंगल सर्जरी आपके लिए सक्सेसफुल रही है? ऐसा तो नहीं कहीं फंगस दोबारा हो रहा है। कई बार ये भी देखा गया है कि एक तरफ की आंख का इन्वॉल्वमेंट पहले तो हुआ और धीरे धीरे फंगस ने दूसरी तरफ की आंख को भी इन्वॉल्व कर लिया। ऐसे में डेफिनेटली पेशेंट की कंडीशन काफी बिगड़ी हुई मानी जाती है और उनका हॉस्पिटल स्टे, ट्रीटमेंट वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर, आपने ये तो बताया कि अस्पताल से जब आते हैं तो 10 से 12 दिन ख्याल रखें, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में ही रहे हैं और होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हुए हैं। ऐसे पेशेंट्स को किस बात का ध्यान रखने की जरूरत है? मैडम, साफ सफाई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, कई बार जब ये पेशेंट को 10-15 दिन हम होम आइसोलेशन में भी कर देते हैं तो अक्सर ये अपने कमरे में बंद होकर रह जाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है और कुछ नहीं तो बाहर जाके गार्डन में बैठ गए या फिर थोड़ा सा टहल लिया आप घर के सामने ही। ऐसे में क्या होता है कि धूल मिट्टी या फिर गार्डनिंग कर ली तो गार्डन की खाद मिट्टी वगैरह के थ्रू फंगस आपके शरीर में आ सकता है। तो जब भी आप घर से बाहर मूवमेंट करते हैं या लगता है कि आप कहीं भी डस्टी एनवायरनमेंट में चले गए हैं तो अपने हाथ पांव अच्छे साफ साबुन पानी से धो लीजिए, चेहरे को साफ पानी से धो लीजिए और कहीं ना कहीं आगे 1 महीने तक भी आप अगर स्टीम रेगुलरली लेते रहेंगे तो आपको काफी हद तक प्रिकॉशंस से प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है डॉक्टर सुदीप, कहा अब ये जा रहा है कि कोविड के जो पेशेंट है, कुछ पेशेंट्स में शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है और उन्हें डायबिटीज हो जा रही है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज हो जा रही है, पहले से वो डायबिटिक पेशेंट नहीं थे लेकिन बाद में कोविड के बाद हो गए, ऐसे लोगों को भी ब्लैक फंगस के लिए खतरा है? या फिर जो पहले से डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनको स्टेरॉइड की मात्रा या फिर ऐसे उनका ट्रीटमेंट होता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता तो उनको ज्यादा खतरा है? गुंजन, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक फंगस जो म्यूकर है, ये नॉर्मली इन्फेक्शन पहले भी लोगों को हुआ है, बट किस बैकग्राउंड में, किस सेटिंग में इसका जो भयावह रूप हम आज देख रहे हैं, वो उसके 5 मेजर कारण होते हैं जो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बताता हूँ। एक तो किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से इम्यूनिटी कमजोर है जो कि ये कोरोना कर देता है। पर्टिकुलरली इम्यूनिटी कमजोर में क्या होता है कि इसमें इन लोग के WBC काउंट, जिसमें न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाता है, जिसको न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, ये दूसरे सेट ऑफ मरीज। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को या तो डायबिटीज पहले से रही हो या फिर क्या होता है कि बिकॉज जैसे ये वायरस का इन्फेक्शन है, इट इज कोविड जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, ये अपने आप में हमारे पैनक्रियास को डैमेज करता है एंड उसके डैमेज होने से भी वो, और साथ में जो स्टेरॉइड यूज होती है उससे इसका इन मरीजों में डायबिटीज का फ्लेयर अप आता है, वो सेटिंग। एंड देन डायबिटीज बिगड़ के जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है वो एक सेटिंग है। और लास्टली जो एक मैंने सेटिंग बताया था, जिन व्यक्तियों का कोई भी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है बिकॉज वो कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे रहते हैं, तो ये लोग जो बैकड्रॉप वाले रहते हैं, इन्हीं में इस जो इन्फेक्शन है म्यूकर का वो होके वो इन्वेजिव फेज में जाता है। इन्वेजिव होता है मतलब कि नाक के जरिए जाता है, नाक से अपने साइनसेस में जाता है, इक्नॉइड साइनस में जाएगा, फ्रंटल साइनस में जाएगा, आंखों में जाएगा और इवेंचुअली वो ब्रेन में जाता है, हमारे ब्लड के कनेक्शन नाक और ब्रेन के बीच में। तो यही कारण है इसका इस तरह से बढ़ने का और डायबिटीज हो या बाकी लोगों में इसमें होने का।
डॉक्टर, जैसे आपने बताया भी था कि मास्क का बार बार इस्तेमाल करना भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उसे वॉश करते हैं ना उसे डिस्कार्ड करते हैं, और लगातार उसका रेगुलर यूज भी आपको ब्लैक फंगस का शिकार बना सकता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या अपील करेंगे, क्या उनसे कहेंगे? क्योंकि मास्क का एक तो सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी तरफ मास्क जो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहे। हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें गुंजन। हाइजीन हर लेवल पे हमेशा हमें बना के रखना है, एंड ये इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इसलिए है कि जैसे आपने भी बोला और ये इसमें नोन है कि 80% के आसपास मरीज आज की तारीख में होम आइसोलेशन में है। तो मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ लोग है वो घर पे है, और जैसे अपन लोग जानते हैं कि वो घर पे हैं तो घर पे उसे हमें क्वारंटाइन करना पड़ता है एक सेपरेट रूम में, बिकॉज ताकि बाकी घर के लोगों को ना हो। तो जैसे बताया कि उसके खुद की पर्सनल हाइजीन, वो जिस कमरे में रह रहा है उसको साफ सफाई, होता क्या है कि अब वो उसको उस रूम में रख दिया है तो 15 दिन तक आप सोचिए कि उस रूम में भी साफ सफाई नहीं हो रही है, उसके चीजों की साफ सफाई होना, बाकी वो स्टीमर यूज कर रहा है, स्टीमिनेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, वो सब की साफ सफाई होना। मास्क जो यूज करते हैं नॉर्मली 4 से 5 दिन बाद उसको या तो डिस्कार्ड कर दे, या तो अगर वो रीयूजेबल वाला है तो उसको जो भी प्रोसेस दी हुई है उसको रीयूज करने के लिए, उसको सैनिटाइज करने के लिए, उसको वॉश करने के लिए उसको करें। बेसिक आपका हाइजीन, हाथ की हाइजीन, फेस की हाइजीन, नाक की हाइजीन, डेंटल हाइजीन, ये सारी चीजें बना के रखें। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, ये फंगस बेसिकली मिट्टियों से निकलता है, मिट्टी में रहता है, तो बहुत ज्यादा डस्ट ना हो, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी ना हो। तो हमें बेसिकली ओवरऑल पूरा हाइजीन और हमारे जहाँ रहते हैं उस एरिया को साफ रखना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्रिवेंटिंग पर्सनली हम लोगों को। ठीक है डॉक्टर अभिजीत, हमने देखा कि कोविड के ऐसे कई सारे पेशेंट्स थे, इस बार उनको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की किल्लत भी हमने देखी, जहां मारामारी ऑक्सीजन के लिए रही। तो कई बार ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन यूज़ की जाती है वो अलग होती है, और इतनी प्योरीफाई ऑक्सीजन ना मिली हो पेशेंट को, जिसकी वजह से वो ब्लैक फंगस का शिकार हुआ हो। क्या ऐसा भी मुमकिन है? नहीं मैडम, ये इसकी चांसेस तो मैं नहीं कहूँगा कि इस तरह की चांसेस कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि जैसा कि हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्योरिटी में कम है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहता है। जो मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन रहती है वो 99.9% प्योर कहा जाता है, और इंडस्ट्री में कई बार जब ये इसकी प्योरिटी कम होती है तो 99.8 या 7% के ग्रेड तक में जाती है। अगर ये परसेंटेज इतने बारीक मात्रा में भी कम है, या जो भी इसका एग्जैक्ट परसेंटेज उसको आया हुआ है, तो भी ये जो ऑक्सीजन है वो पहले ह्यूमिडिफायर में जाती है, और ह्यूमिडिफायर के थ्रू, पानी के थ्रू पास होती है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जो सिलेंडर की ऑक्सीजन थी या जो लिक्विड ऑक्सीजन थी वो पेशेंट को दे दी गई हो, तो उससे बिल्कुल भी पेशेंट को कुछ भी चांसेस नहीं है ये इन्फेक्शन। ठीक है डॉक्टर सुदीप, कई सारे सवालों के जवाब हम लगभग ले चुके हैं, लेकिन एक जरूरी सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ शुगर के पेशेंट्स को ही इस बीमारी का खतरा है, या इम्यूनिटी जिनकी कम है, या फिर कोई और बीमारी भी है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों में फैल सकता है? कुंजन, 5 मेजर फैक्टर्स हमें बैकड्रॉप लोगों की याद रखना चाहिए। एक तो कोविड अपने आप में, जिसमें लोगों का WBC और न्यूट्रोफिल काउंट अगर बहुत कम हो गया है, दे आर प्रोन फॉर दिस म्यूकोरमाइकोसिस। डायबिटीज आपने बोल ही दिया है। डायबिटीज के साथ वो व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल में रहते हुए या इवन घर में रहते हुए डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जैसे कि हम लोग ने स्पेसिफिकली बताया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होती है एक कॉम्प्लिकेशन, अगर वो हुआ हो, या तो कोई व्यक्ति जिसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ और वो कुछ ना कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं जिससे इम्यूनिटी अपने आप कमजोर हो जाती है, वो सबसेट ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं कमजोर होते हैं। एंड देन इन्हीं लोगों में, जैसे कोविड के मरीजों में, जैसे कि शुरुआत में डॉक्टर अभिजीत ने बताया था कि इन लोगों में फेरिटिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो लोग एक साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ जाते हैं, जो सीवियर निमोनिया जिनको होता है। तो वो फेरिटिन जो होता है बेसिकली आयरन की मात्रा होती है हमारे शरीर में, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक लंग्स में निमोनिया पैदा करता है। और वो ही एक बेसिकली इससे मीडियम जो होतेपन खाना होता है म्यूकर के लिए, दैट इज ए सोर्स ऑफ उसका
तो ये सारी चीजें अगर हमें मालूम है तो इन लोगों में हमें ध्यान रख के जल्द से जल्द हमें ऐसे लोगों को नेजल एंडोस्कोपी करके एंड देन वी शुड प्रोसीड with whatever kind of treatment the patient require at that given time. ठीक है डॉक्टर, इस कोरोना काल में हमने कई ऐसी भी तस्वीरें देखी कि लोगों ने खुद से ही दवा लेना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को पता है कि जिंक लेना जरूरी है, लिम्सी लेना यानी कि विटामिन सी लेना जरूरी है, विटामिन डी लेना जरूरी है। अगर कोविड के सिम्टम्स भी लग रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कराए, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराए, अपने आप से दवा ले ली और वो कोर्स चले ही जा रहा है क्योंकि डॉक्टर से तो सलाह मशवरा लिया नहीं। तो ऐसे लोगों को भी क्या खतरा है इसका, और अगर ऐसा लोग करते हैं तो उनको इससे कैसे खुद को बचाना चाहिए? मेरे से पूछा आपने गुंजन? हाँ डॉक्टर अभिजीत। जी मैडम, ये जो पेशेंट्स रहते हैं कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप से ट्रीटमेंट फॉलो कर लेते हैं वो विटामिन्स वगैरह भी बहुत जल्दी तो आपको नुकसान नहीं करते हैं अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो जाए। पर अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च आई है कि जिंक जो है कहीं ना कहीं वो फंगस के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, कि फंगस का एक फूड की तरह जैसे फेरेटिन है वैसे ही जिंक भी साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जो रेगुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग के चेंज होते जा रहे हैं तो उसमें ये आ गया है कि अभी जिंक जितने टाइम तक पेशेंट इन्वॉल्व है उसको तभी तक दें, उसके बाद में उसका कुछ भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना बंद कर दे। फायदा ना हो पर नुकसान भी ना हो कम से कम। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये मल्टीविटामिन कुछ और एक्स्ट्रा रोल प्ले करते हैं। हाँ, स्टेरॉइड जिसने अपनी मर्जी से लेना चालू कर दिया उसको जरूर इस बात का खतरा बना हुआ है। ठीक है डॉक्टर सुदीप, आपके पास आऊंगी और एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को, कैसे कोरोना से खुद का बचाव करें, ब्लैक फंगस से बचाव करें, डॉक्टर के पास जाना इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, इन सारी चीजों को लेकर एक फाइनल कमेंट। देखिए गुंजन, फिर से वही बात, बहुत जरूरी बात यह है कि ये जो कोविड का पैंडेमिक है ये मान के चलिए अभी और हमारे साथ कम से कम 8 महीने 10 महीने 1 साल तक रहेगा, जब तक कि हमारी वैक्सीनेशन 60-70% नहीं पहुंचेगी। तब तक हमारे पास एक ही विकल्प है इसका, जो कि बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो कोरोना के अनुकूल हमारा जो बिहेवियर है, क्योंकि फेस मास्क लगाना, हमेशा दूरी बना के रखना और सफाई रखना, इस चीज को रखना बहुत जरूरी है कोविड के लिए। अगर आपको कोविड के लक्षण आते हैं इमीडिएटली आप इसकी जांच कराएं ताकि आप खुद भी स्वस्थ रहे और आपके घर वाले और आसपास बाकी लोग भी स्वस्थ रहे। म्यूकर के लिए मैं वही बोलूंगा कि कोई भी व्यक्ति को अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डायबिटीज और सीवियर कोविड में है, या फिर कोई घर में व्यक्ति है जिसको कोविड है और डायबिटीज है या उसको शंका होती है, वो इमीडिएटली ही शुड कॉन्टैक्ट प्रॉपरली, मतलब व्हाट्सएप में जैसे डॉक्टर वीर बोल रहे ना, व्हाट्सएप ट्रीटमेंट ना ले, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में रहे, डायबिटीज की मैनेजमेंट देखिए कि डायबिटीज वेल कंट्रोल रहे, और स्वच्छता सफाई का बहुत ध्यान रखे, स्टीम कर रहे हैं हाथ का, मास्क का ध्यान रखे, और इसी चीजें से हम इसका बचाव कर सकते हैं। लास्ट में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक अलग पॉइंट, अपन ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा म्यूकर पे अपना फोकस है आज, बिकॉज मेरे ख्याल में इतना नंबर ऑफ केसेस, 2000 केस महाराष्ट्र में, 1000 केस गुजरात में, भोपाल में, एमपी में भी अराउंड 800-1000 पहुंच जाएंगे एक दो दिन में। तो हमें किसी प्रकार से इनका बेसिकली कुछ सॉर्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए कि ये क्यों इतना ज्यादा फैला है और क्यों इतना ज्यादा भयावह स्थिति में इसका पहुंचा है, ताकि अभी आगे हो सकता है कि 3rd वेव भी आए या 4th भी आए, तो हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहे आने वाले समय के लिए, ताकि हम बचाव कर सके आगे के लिए। ये मेरा कहना है। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुदीप आपका, डॉक्टर अभिजीत आपका। कई सवालों के जवाब जो हर किसी के जहन में इस वक्त ब्लैक फंगस को लेकर बने हुए हैं, उन सवालों के जवाब हमारे डॉक्टर्स ने देने की कोशिश की। आप लोगों से भी यही अपील है, न्यूज स्टेट भी आपसे यही अपील करता है, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, ना कोरोना को लेकर ना ब्लैक फंगस को लेकर। दोनों ही महामारी है, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। आपका बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चलते चलते अहम जानकारी आपके लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन कीजिए www.newsstate.com। इसके साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।